बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 20 ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज हम चैप्टर नंबर 8 को ही कंटिन्यू करेंगे, रूट लोकस टेक्निक्स को। आज ये कंटेंट्स जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ रूल्स देखे थे, वही रूल्स जो बाकी रह गए उनको हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 7 रूल्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब हम आते हैं रूल नंबर 8 के ऊपर। रूल नंबर 8 कहता है कि आपने एंगल ऑफ डिपार्चर एंड एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना है। अब इससे प्रीवियस जितने 7 के 7 रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, वो सारे के सारे हमने रियल एक्सिस के ऊपर जितने पोल्स और जितने जीरोज़ वगैरह पड़े हुए थे, हमने सारे उनको देख के उनके साथ डील किया था कि आपके पास जीरोज़ कितने हैं, आपके पास पोल्स कितने हैं रियल एक्सिस के ऊपर। अगर आपको प्रीवियसली याद हो तो हमारे पास जब हम लोग रियल एक्सिस पे रूट लोकस फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि आपके पास अगर कम्प्लेक्स पोल्स या कम्प्लेक्स जीरोज़ आ जाते थे तो हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम इनको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, हम लोग सिर्फ सारा का सारा रियल एक्सिस के ऊपर देख रहे थे। अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल क्या है। बेसिकली आपके पास जब ओपन लूप सिस्टम के पोल्स में कम्प्लेक्स पोल्स आ जाएं, ठीक है, और ये कम्प्लेक्स पोल्स हैं, ये डेफिनेटली फाइनाइट पोल्स होंगे। इनके जो जीरोज़ होंगे हम ये एज्यूम करते हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो इन्फिनिटी के ऊपर पड़े हुए हैं। अब अगर वो इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं वो आपके पास इनफाइनाइट जीरोज़ हैं। तो जैसे ही आप के का गेन वेरी करेंगे, जीरो से वेरी करेंगे, तो ये जो पोल्स हैं ये अपने जीरोज़ को अप्रोच करने के लिए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अब डेफिनेटली वो किसी एंगल से यहाँ से लीव करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक्सेस बना दूँ तो अब ये जो पोल आपके पास पोल नंबर 1 है, ये किसी एक एंगल के साथ यहाँ से जाएगा अपने पोल्स की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये 45 डिग्री एंगल था, अब आपका पोल क्या होगा, जैसे ही आप गेन को वेरी करेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल से लीव करके इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और इसे जो रास्ता है वो कौन बताएगा, वो आपके पास जो एसिम्पटोट्स हैं वो इसको डायरेक्शन बताएंगे कि आपने किस डायरेक्शन को फॉलो करके इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अब जब आपके पास कम्प्लेक्स पोल आ जाएँ तो पोल्स लीव करेंगे एक्सिस को, यानी यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास क्या होगा, जो एंगल आएगा वो बेसिकली क्या होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, निकल रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास कम्प्लेक्स ज़ीरोज़ पड़े हुए हैं आपके पास, और ये कम्प्लेक्स ज़ीरो आपके पास क्या है, फाइनाइट ज़ीरोज़ हैं। अगर इनके फाइनाइट पोल्स मौजूद नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इनके पोल्स इन्फिनिटी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये जब पेयर कंप्लीट करने का होगा, जैसे ही आप के की वैल्यू को चेंज करोगे तो पोल्स डेफिनेटली मूव कर रहे हैं, जीरोज़ अपनी पोजिशन पे हैं, तो वो जो पोल इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं वो ज़ीरो की तरफ आएंगे। अब वो जब आएंगे तो वो किसी ख़ास एंगल से आएंगे। जब वो किसी ख़ास एंगल से आएंगे तो वो आपके पास वो जो एंगल होगा वो आपके पास बेसिकली एंगल ऑफ अराइवल कहलाएगा। अब आपने जब रूट लोकस में एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना होगा तो आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स हैं या आपके पास कम्प्लेक्स ज़ीरोज़ हैं। अगर तो आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स हैं तो फिर आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल ऑफ डिपार्चर। अगर आपके पास कम्प्लेक्स ज़ीरोज़ हैं तो उस केस में आपके पास जो एंगल आएगा वो होगा एंगल ऑफ अराइवल। अब एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ द रूट लोकस फ्रॉम अ कम्प्लेक्स पोल इज गिवन बाय फाई डी इज इक्वल टू 180। फाई डी बेसिकली आपके पास क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 180 माइनस sum of angle of vector drawn to the reference pole from other poles plus sum of angle of vector drawn from reference pole from other zeros। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये एक सिस्टम था, एक पोल यहाँ पे कम्प्लेक्स पोल है तो उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे पोल होगा। ठीक है, ये आपके पास एक पोल है, ये आपके पास एक ज़ीरो है, ये आपके पास पोल है, ये पोल है, फॉर एग्जांपल ये एक ज़ीरो है। ठीक है, आपने इन कम्प्लेक्स पोल्स में से किसी एक को रेफरेंस ले लेना है और उसका एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास ये सिमेट्रिक है, रूट लोकस सिमेट्रिक होता है, तो अगर मैं इसका एंगल फाइंड आउट करूंगा तो अपोजिट आपके पास दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले पोल को रेफरेंस लेते हैं। अब हम कहते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर मैंने फाइंड आउट करना है, तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, पोल से पोल वेक्टर ड्रॉ कर देना है। एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है, एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास, एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास, और एक पोल से पोल ये वेक्टर है आपके पास। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन टू रेफरेंस पोल फ्रॉम अदर पोल। ठीक हो गया। अब आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन सब के एंगल्स फाइंड आउट कर देने हैं। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इनके एंगल फाइंड आउट करूँ तो एक एंगल मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहता हूँ ये ए एंगल है, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री होता है बाय डिफ़ॉल्ट, हमेशा आपके पास 90 डिग्री होगा।
ठीक है। मैं कहता हूँ ये एंगल मेरे पास क्या है, बी है, ये एंगल मेरे पास क्या है, सी है। तो मेरे पास जो एंगल ऑफ डिपार्चर होगा वो क्या आएगा, फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 90 डिग्री। ठीक हो गया। प्लस अब आपने क्या करना है, आपने इस पोल से ज़ीरो की तरफ एंगल ड्रा करने हैं। तो एक पोल से ये ज़ीरो ये आ गया, इस पोल से ज़ीरो ये आ गया, और कोई ज़ीरो इसके अंदर मौजूद है, नहीं मौजूद। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके वेक्टर्स, इसके एंगल्स फाइंड आउट करूँगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ। इसके पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एक एंगल आ जाएगा, ठीक है, इसमें कहता हूँ ये ई एंगल है। एक एंगल आपके पास ये आ जाएगा, इसमें कहूँगा ये आपके पास एफ एंगल है। एंगल आपने प्रोटेक्टर को यूज़ करके करना है, ठीक है। आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो आपके पास एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस एफ प्लस ई, ठीक है। ये जो नेट आपके पास एंगल्स आएंगे इन्हें आप 180 में से माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एंगल आया उसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास फाई डी की वैल्यू आ गई, फाई डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री आ गया। तो अगर इसका 50 डिग्री आया है इस पोल का, अगर इस पोल का 50 डिग्री एंगल आया है तो ऑटोमेटिकली इस पोल का कितना होगा, -50 डिग्री, क्योंकि आपके पास पहली प्रॉपर्टी है रूट लोकस की कि रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस, ठीक है। अब मेरे पास एंगल ऑफ डिपार्चर आ गया। अब मैंने इस एंगल ऑफ डिपार्चर को प्लॉट करना है तो कैसे करूँगा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये जो मैंने वेक्टर्स फाइंड आउट किए थे, सॉरी एंगल्स फाइंड आउट किए थे, इनको मैं रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि आपको ड्रॉ करने में मुश्किल ना आए। ठीक हो गया। यहाँ तक आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट हो गया। अब इस 50 डिग्री को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं इस पोल के ऊपर। सो इससे बना देते हैं, लेट मी, हम इसको ये एक्सिस बना दिए। अब हम लोगों ने प्रोटेक्टर रखना है, इस पोल के ऊपर प्रोटेक्टर 0 रखना है और इस 50 डिग्री को ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 50 डिग्री ये एंगल बन गया। अब जो मेरे पास एसिम्पटोट्स होंगे वो बताएंगे कि ये किस एंगल से, किस डायरेक्शन से यहाँ से मूव करेगा। तो ये आपके पास जो एंगल होगा ये बेसिकली क्या होगा, फाई डी, एंगल ऑफ डिपार्चर। सेम इज़ द केस हेयर, अगर आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ अराइवल आ जाता है, एंगल ऑफ अराइवल के केस में, कि अब देखें ये एरो जो आपके पास है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ये पोल यहाँ से अपनी पोजीशन को लीव कर रहा है, इसलिए हमने इसको कहा कि आपके पास क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। अब एंगल ऑफ अराइवल के केस में क्या होगा, सारा प्रोसीजर आपके पास सेम होगा, ठीक है, प्रोसीजर आपके पास वही होगा, सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो रेफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। फाई ए एंगल ऑफ अराइवल इज इक्वल टू 180, एंगल ऑफ अराइवल इज इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन ऑफ रेफरेंस 0 फ्रॉम अदर 0 प्लस सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर ड्रॉन टू रेफरेंस 0 फ्रॉम अदर पोल्स। अब इस केस में भी अगर मैं सेम एग्जांपल लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जी ये मेरे पास एक सिचुएशन है जहाँ पे 0 है आपके पास, ये पोल है आपके पास, ये 0 है आपके पास, ये पोल है, ये पोल है, ये कम्प्लेक्स जीरोज हैं आपके पास। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये चले, इस केस में नहीं कहते, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके पास दोनों सिचुएशंस आ जाएं। और जब आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स और कम्प्लेक्स जीरोज दोनों आएंगे तो उसकी सूरत में आपके पास दोनों एंगल ऑफ डिपार्चर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और एंगल ऑफ अराइवल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल सिंपल केस में देखते हैं कि आपके पास सिंपल जीरोज हैं। तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने वेक्टर ड्रा करना है 0 से 0 के दरमियान। एक वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा और तीसरा वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनके एंगल्स फाइंड आउट करना है यूजिंग प्रोटेक्टर। तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री होगा। ये करने के बाद दूसरे स्टेप में आपने इसी 0 से बाकी पोल्स के दरमियान वेक्टर्स ड्रा कर देना है ये, और इनके एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह इस रिलेशन में जब आप इनको पुट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एंगल आ जाता है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री आ गया तो मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक्सेस बना देता हूँ। अब 45 का एंगल है तो 45 एंगल प्रोटेक्टर यहाँ पे 0 पे रखेंगे तो ये 45 का एंगल है। अब इस केस में एंगल ऑफ अराइवल के केस में आपके पास एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, 0 की तरफ होगा, और ये जो एंगल होगा ये आपके पास बेसिकली फाई ए होगा, एंगल ऑफ अराइवल। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जब आप रूट लोकस ड्रा करें तो एंगल ऑफ अराइवल या एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। ये आपके पास एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर उस सूरत में आएंगे जब आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स
या कम्प्लेक्स ज़ीरो सिस्टम के अंदर होंगे। अगर आपके पास कम्प्लेक्स पोल्स और कम्प्लेक्स ज़ीरो सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है तो आपने उस सूरत में एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट नहीं करना। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है और कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फाइंड आउट करना है। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 आपके पास क्या है? रूल नंबर 9 कहता है आपने फाइंड आउट करना है ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स ऑन द रियल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है और ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है। रूल लॉक से मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि आपके जो पोल्स हैं वो अपने जीरोस को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक रियल एक्सिस है, ठीक है, एस प्लेन है, यहाँ पे मेरे पास एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो जब मैं रियल एक्सिस पे वो पोजीशन फाइंड आउट करूँगा कि कहाँ कहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, तो उस सूरत में मेरे पास जो पोजीशन आएंगी वो बेसिकली आपके पास एक ये पोजीशन आएगी कि यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आपके पास ये वो पॉइंट्स हैं ग्रीन जहाँ पे आपके पोल्स मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप गेन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो आपके पोल इधर उधर मूव इस पाथ के अलावा कहीं और मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये वाला पोल इधर मूव कर गया तो ये कभी भी यहाँ पे मूव नहीं कर सकेगा क्योंकि ये जो पोर्शन है ये रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। सेम इज़ द केस हेयर, ये जो रेड लाइन है यहाँ पे आपका ये पोल इधर नहीं आ सकता और ये पोल इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। तो इससे जो रियल एक्सिस पे आपके पास रूट लोकस जहाँ जहाँ एग्जिस्ट करता है उससे हमें ये पता लगता है कि आपके पोल कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं जब आपका गेन वेरी करेगा। तो यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ कि ये वाला पोल सिर्फ इस तरफ मूव कर सकता है, ये वाला पोल इधर मूव कर सकता है और ये वाला पोल इधर मूव कर सकता है। अब जब आपके पास दो पोल आमने सामने आ जाएं, जो कि हमारे पास ये सिचुएशन है, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन, ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, जब मैं गेन इंक्रीज करूँगा तो ये पोल इधर मूव करेगा, ये पोल इधर मूव करेगा, किसी एक खास पॉइंट के ऊपर ये दोनों पोल आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे ही ये पोल आपस में कोलाइड करेंगे ये क्या होगा, रियल एक्सिस को छोड़ के चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इस पॉइंट पर अगर इन्होंने कोलाइड किया, ठीक है, तो क्या होगा, एक पोल ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक पोल इस तरफ निकल आएगा और इनके एरोस क्या होंगे, ये रियल एक्सिस को छोड़ के जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द रियल एक्सिस। ठीक है, इस सूरत में ये जो पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने कोलाइड किया है ये पॉइंट आपके पास बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो याद रखें ब्रेक अवे पॉइंट हमेशा दो पोल्स के दरमियान होगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास जब ब्रेक अवे पॉइंट आप फाइंड आउट करते हो तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज ब्रेक अवे पॉइंट की आ गई। अब उन 10 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी। अब वो ट्रू वैल्यू आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, ट्रू वैल्यू से मुराद, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 2 है, ये 4 है, यहाँ पे 5 है। मैंने ब्रेक अवे पॉइंट निकाले तो मेरे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट आए वो आए 2 3.5 3.5, ठीक है, 4 5 और 6, मेरे पास ये ब्रेक अवे पॉइंट आए। अब मैंने ये देखना है कि इनमें ट्रू वैल्यूज़ कौन सी है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल रूल को देखूं ब्रेक अवे पॉइंट के, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों पोल्स के दरमियान में जो पॉइंट होगा वो ब्रेक अवे पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 जो है वो दो पोल्स के दरमियान में है, इसका मतलब ये ब्रेक अवे पॉइंट है। ठीक हो गया। अब 3.5 किधर आ रहा है, 3.5 कोई इस पॉइंट पे कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे तो रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब है ये ब्रेक अवे पॉइंट नहीं, ये फॉल्स वैल्यू है। ठीक होगी। फिर 4 आ गया, 4 पे देखो तो यहाँ तो एक ही पोल पड़ा हुआ है, ये आपस में किसके साथ कोलाइड करेगा कि रियल एक्सिस को छोड़ के जाएगा, तो इसका मतलब 4 भी वैल्यू नहीं है। 5 को अगर मैं देखूँ तो 5 ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट दो पोल्स के दरमियान तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी फॉल्स वैल्यू है। सिमिलरली 6 को देखूं तो 6 भी आपके पास दो पोल्स के दरमियान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्रू वैल्यू है जिसे हमने ब्रेक अवे पॉइंट बोला है। ठीक हो गया, ये आपके पास बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट होता है। अब ब्रेक अवे पॉइंट अगर आपके पास 100 में बात करूँ तो 90% आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट जो होते हैं वो रियल पार्ट होते हैं। रियल पार्ट से मुराद क्या है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होंगी। बाकी आपके पास, बल्कि आप ऐसा कैसे 99% आपके पास सारे के सारे रियल पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट, कुछ केसेस में ऐसा है कि आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट कम्प्लेक्स वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, कुछ सिनेरियोज में, वो हम लोग आगे डिटेल में एक एग्जांपल करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट कम्प्लेक्स आ सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये हमेशा रियल वैल्यू आएगी और दो पोल्स के दरमियान होगी। सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा ब्रेक अवे पॉइंट भी हो सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये सिचुएशन है, ये अगर मेरे पास रियल एक्सिस है, ठीक है, एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है। अगर मैं रियल एक्सिस पे इसकी फाइंड आउट करूँ, रीजन फाइंड आउट करूँ, तो ये रीजन है और ये रीजन है। अब देखें, जो मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट आएगा वो एक यहाँ का आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ब्रेक अवे पॉइंट भी आपके पास सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। अब आते हैं ब्रेक इन पॉइंट क्या है। ब्रेक अवे बेसिकली आपके पास रियल एक्सिस को छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो दो पोल्स के दरमियान में। अगर आपके पास दो ज़ीरोज़ आ जाएं, एक ज़ीरो ये आ गया, एक ज़ीरो ये आ गया, अब इनका रीजन क्या है? इनका रीजन आपके पास यही बनता है। ठीक है, अगर आप वो रियल एक्सिस वाला जो आपके पास रूल था, रूल 3 या 4, उसको फॉलो करें तो आपके पास यही रीजन बनता है। तो अब क्योंकि ज़ीरोज़ तो मूव नहीं करेंगे, आपके पोल्स मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इन दो ज़ीरोज़ के पोल इन्फिनिटी से आएंगे। जब वो इन्फिनिटी से आएंगे तो रियल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे आके ये रियल एक्सिस को ज्वाइन करेंगे, वो पॉइंट आपके पास क्या होगा? वो ब्रेक इन पॉइंट होगा। इस सूरत में आपके पास एरो इस डायरेक्शन में होंगे। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, एक पोल इस तरफ मूव कर जाएगा, एक पोल इस तरफ मूव कर जाएगा और अपने जीरोस को अप्रोच कर लेगा। तो ये आपके पास क्या होगा? ब्रेक इन पॉइंट होगा। ब्रेक इन पॉइंट के बारे में भी वही है कि ये दो जीरोस के दरमियान में होता है। एक से ज़्यादा भी आपके पास हो सकते हैं सिस्टम के अंदर। और दूसरा, इसमें भी आपने ये देखना है कि आपकी ट्रू वैल्यू कौन सी है, उसी की बेसिस के ऊपर आपने ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। If the root, ये आपको definition है कि if the root lies between the two adjacent open loop poles on the real axis, then there will be at least one breakaway point. ठीक है, similarly, if the root locus lies between two adjacent open loop zeros on the real axis, then there will be at least one break-in point. The breakaway or break-in point can be determined from the roots of delta k by dk by ds is equal to 0. आपके पास सेम मेथड है ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट फाइंड आउट करने का। ठीक है, आपको के जो है, ये आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी क्लोज लूप सिस्टम की, उसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आपके पास क्या होगा? ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों को फाइंड आउट, ब्रेक इन और ब्रेक अवे दोनों को फाइंड आउट करने का मेथड सेम ही है। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अगर दो पोल्स के दरमियान में है तो वो ब्रेक अवे हो जाएगी, अगर वो दो जीरोस के दरमियान में है तो वो ब्रेक इन पॉइंट हो जाएगा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि आपके पास ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एस क्यूब प्लस 6s² प्लस 10s प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैंने ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है? इस के को आपने इस इक्वेशन से अलग कर लेना। के इज इक्वल टू माइनस एस क्यूब माइनस 6x² माइनस 10s। अब आपने क्या करना है? इसे डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एस। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? डी डेल्टा के बाई डी के बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस 3s² माइनस 12s माइनस 10। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपने कहा कि जब आप ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो आप इस टर्म को इक्वल टू 0 पुट कर दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगी क्योंकि इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3s²। जब आप इसको डी के डेल्टा के आपके पास 0 हो जाएगा तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3s² प्लस 12s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं रूट्स कैलकुलेट करूं तो आपके पास कौन कौन से रूट्स आएंगे? एक आपके पास आएगा s1 इज इक्वल टू माइनस 1.18 और दूसरा आपके पास आएगा s2 इज इक्वल टू माइनस 2.81। ठीक है, अब ये जो दो पॉइंट्स आपके पास आए हैं, बेसिकली ये आपके पास ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट हो गए। अब इनमें से कोई एक वैल्यू ट्रू होगी या दोनों ट्रू होंगी। दोनों ब्रेक अवे हो सकते हैं, दोनों ब्रेक इन हो सकते हैं, एक ब्रेक अवे एक ब्रेक इन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पोल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, या ये जो पॉइंट आपके पास s1 और s2 की वैल्यू आई है, ये दो पोल्स के दरमियान में है, दो जीरोस के दरमियान में है, कहाँ पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो डिसाइड करेगी कि आपके पास ये क्या है? ब्रेक अवे पॉइंट है या ब्रेक इन पॉइंट है। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
उससे आपने के की वैल्यू निकाल लें, के की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपके पास 0 हो जाएगी, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, आपके पास s³ s4 s5 भी बन सकती है, जितनी बनेगी आपके पास उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी s की, ठीक है। उन वैल्यूज से आप लोग डिसाइड करोगे कि आपके पास कौन कौन सी ब्रेक इन वैल्यूज़ हैं और कौन सी ब्रेक अवे या ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं रूल 10 के ऊपर। ये आपके पास रूट लोकस का आखिरी रूल है, जे ओमेगा क्रॉसिंग, ठीक है। जे ओमेगा क्रॉसिंग क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस विद जे ओमेगा कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू राउथ-हार्वर्ड्स क्राइटेरिया। जे ओमेगा क्रॉसिंग से मुराद क्या है कि अगर आपके पास ये एस प्लेन है, आपके पोल्स जो ब्रेक अवे हुए थे वो किस पॉइंट से जे ओमेगा को क्रॉस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेक अवे हुए थे तो इस तरह जाएंगे, इस तरह जाएंगे, तो ये पॉइंट आपके पास कौन सा होगा, इसे हम बेसिकली कहते हैं ये आपके पास जे ओमेगा क्रॉसिंग है। अगर दो पोल्स के दरमियान था तो एरो इस तरह होगा, अगर दो जीरोस के दरमियान था तो आपके पास एरो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जे ओमेगा क्रॉसिंग आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है, इस रूल में हम लोग ये देखेंगे। अब हर केस में आपने जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट नहीं करनी, ठीक है। ये आपको एसिम्प्टोट्स बताएंगे कि आपके पास जो पोल्स हैं वो ब्रेक होने के बाद जे ओमेगा को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपके पास जो जीरोस हैं उनके पोल्स जे ओमेगा क्रॉसिंग करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन की सैचुरेशन के ऊपर, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में एक एग्जांपल करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने चीज़ों को फाइंड आउट करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। जे ओमेगा क्रॉसिंग को समझने के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल जो हम लोगों ने ली थी। ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s³ + 6x² + 10s + k = 0, ठीक है। इसे हम राउट टेबल में पुट करते हैं। राउट टेबल में जब हम इसे पुट करेंगे तो आपके पास ये सारे का सारा राउट टेबल आ जाएगा, ठीक है। s³ है तो s³ से स्टार्ट किया, s² s1 s0। अब मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ कि आपको राउट टेबल सारा अच्छी तरह से आता होगा। अब राउट टेबल से हम लोग अगर देखें, इस रो को अगर हम लोग 0 पुट करना चाहते हैं या हम लोग इंटायर रो को 0 करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू को 60 पुट करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x² + k, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन उस वक्त आई जब आपने के की वैल्यू को 60 पुट किया। ये के की वैल्यू को 60 क्यों पुट किया, अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज फाइंड आउट करूँ तो इसकी रेंज आती है 0, k एंड 60, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आपके पास यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, 6x² + k। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कब आई, जब आपके पास k की वैल्यू क्या थी, 60 थी। तो इस इक्वेशन में जब मैं k की वैल्यू को 60 पुट करूँगा तो ये मेरे पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इससे जब मैं s की वैल्यूज फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास जो s की वैल्यू है वो आई कितनी, s = +-j 3.16। इसका मतलब है कि ये आपके पास +j3 है और ये आपके पास -j3.6 है। तो जब आपके पास k की वैल्यू 60 थी तो आपके पोल जे ओमेगा एक्सिस पे इस पॉइंट पे पड़े हुए थे, जो कि आपके पास वैल्यू है 3.16। तो ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, जे ओमेगा क्रॉसिंग की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। रूट लोकस, अभी अगर द रूट लोकस क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस एट s = 3.16 when k = 60। तो जे ओमेगा क्रॉसिंग आपने फाइंड आउट करनी है यूजिंग राउथ-हार्वर्ड्स क्राइटेरिया। राउथ-हार्वर्ड्स को पूरा टेबल सॉल्व करना है, उसकी रेंजेस फाइंड आउट करनी है, के की मैक्सिमम वैल्यू आपने पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से आपके पास के की सेकंड वैल्यू जहाँ से आती है ना, उसी इक्वेशन में आपने के की वैल्यू को 60 पुट करना है, तो उससे प्रीवियस रो आपके पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन उठानी है, उससे आपने s की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मोस्टली ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्यों पुट करनी है, आप क्या भी सकते हैं ना, ये आपके पास रेंज तो ये है, ठीक है, ठीक है। हम 0 क्यों नहीं पुट करते, हम 60 ही क्यों पुट करते हैं। तो आपको अगर स्टार्टिंग वाले रूल्स याद हों तो आपके पास जब पोल यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो जैसे जैसे आप के की वैल्यू को बढ़ाते गए, ये इन्होंने कोलाइड करके रियल एक्सिस को छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, ठीक है। जैसे ही आप के की वैल्यू को 60 से बढ़ाएंगे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इक्वल टू 60 पुट करेंगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। ऑसिलेट से मुराद क्या, आपके पास मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। और मार्जिनली स्टेबल क्या होता है, आपके पास पोल्स जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर आ जाते हैं, और किस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। जितने भी रूल्स हम लोगों ने देखे वो सारे के सारे हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इस सिस्टम का रूट लोकस कैसा बनता है। Consider the following transfer function with the unity feedback system
स्केच द रूट लोकस एज के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक सिस्टम है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 5। इसका हम लोगों ने क्या करना है, रूट लोकस ड्रॉ करना है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक से मुराद क्या होगी कि आपके पास जो एच ऑफ एस है बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब स्टेप वन में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं जी। यहाँ से नंबर ऑफ पोल्स काउंट कर लें। ये आपके पास क्या है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ पोल्स आपके पास कितने आ गए, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हैं, कोई भी जीरो आपके पास मौजूद नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो n वो किसके इक्वल हो जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेज इज इक्वल टू p विच इज इक्वल टू 3। अगर आपको रूल याद हो कि हमने कहा था अगर पोल इज ग्रेटर देन 0 देन द नंबर ऑफ ब्रांचेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक हो गया। फिर हम लोग क्या कहते हैं, इनको प्लॉट कर देते हैं। ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिए, एक पोल आपके पास 0 पे आ गया, दूसरा पोल आपके पास -4 पे आ गया, तीसरा पोल आपके पास -5 पे आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रियल एक्सिस पे वो पॉइंट देखना है जहाँ पे आपके पास रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा उस रेंज के अंदर। तो उस रेंज के अंदर करने के लिए हम क्या करते थे, पहले सबसे राइट मोस्ट पोल के ऊपर आके खड़े हो जाते थे। जब इसके ऊपर आके खड़े होते थे हम लोग राइट साइड पे देखते थे कि आपके पास कोई पोल या कोई जीरो पड़ा हुआ है, तो उनको काउंट करते थे। अगर इवन आड आ जाए तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजन लेते थे। तो अगर मैं राइट मोस्ट पे खड़ा हूँ तो इसका मतलब है कि इस तरफ मेरे पास और कोई पोल या जीरो मौजूद होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि मेरे राइट साइड पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये रीजन रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस पोल के ऊपर आ जाऊँगा। अब यहाँ से मैं अगर राइट साइड पे देखूँ तो मेरे पास कितने पोल्स और जीरोज मौजूद हैं, मेरे पास एक ही पोल मौजूद है। तो 1 इज़ एन ऑड नंबर। तो मेरे पास क्या होगा कि इस पोल से लेके जो इमीडिएट पोल जो जीरो है वहाँ तक का रीजन मेरे पास रूट लोकस के अंदर शामिल होगा। ये जो मैंने येलो हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब है कि ये मेरे पास रीजन जो है ये रूट लोकस के अंदर शामिल है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड पोल के ऊपर आ जाऊँगा। पोल हो या जीरो हो, जो भी चीज़ होगी, अब मैं उसके ऊपर आके खड़ा हो जाऊँगा। अब यहाँ से मैं राइट साइड पे चेक करूँ और काउंट करूँ कि मेरे पास कितने पोल्स और कितने जीरोज हैं, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज काउंट करूँ तो कितने हैं, सिर्फ 2 पोल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। एंड 2 इज़ एन इवन नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेकर अगले पोल या जीरो तक जितना रीजन है वो रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं होगा। तो देखिए इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये पोर्शन मेरे पास रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है। अब मज़ीद मेरे पास कोई पोल और कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि मैं इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं इस रियल एक्सिस को देख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास कितने पोल आते हैं, 1 2 3। 3 इज़ एन ऑड नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर मेरे पास जो इमीडिएट पोल या इमीडिएट जीरो आता है वहाँ तक जितना भी रीजन है वो सारा का सारा रूट लोकस के अंदर शामिल है। तो ये देखें, ये मैंने येलो से हाईलाइट करके इन्फिनिटी तक इसे ले गया। ये सारा का सारा रीजन मेरे पास रूट लोकस के अंदर मौजूद है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मेरे 3 पोल हैं ये सिर्फ इस येलो लाइन के ऊपर ही मूव कर सकते हैं, इसके अलावा ये कहीं भी रियल एक्सिस पे मूव नहीं कर सकते। ये जो मेरा पहला पोल है ये इस तरफ नहीं जा सकता, ये वाला पोल इस तरफ नहीं आ सकता और ये वाला पोल इस तरफ नहीं आ सकता। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूँ ज़रा गौर से तो इसमें मैं लिख सकता हूँ जी कि खैर पहले पोजीशन ऑफ पोज भी देख लें। आपके पास पोजीशन ऑफ पोज क्या है, 0 -4 और -5 पे मेरा पोल पड़ा हुआ है। तो रूट लोकस एग्जिस्ट बिटवीन एस इज इक्वल टू 0 एंड एस इज इक्वल टू -4। ये देख लें एस इज इक्वल टू 0 -4 के दरमियान में एंड टू द लेफ्ट ऑफ -5। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकता हूँ, जिनमें नंबर 1 क्या है मेरे पास, एक तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट आएगा। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट क्यों आएगा कि ये देखें ये 2 पोल्स हैं मेरे पास, ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों जब मूव करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पे कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ब्रेक अवे पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जब हम एसिम्पटोट कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमने इसका जी ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट करना है या नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, हमने पोल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, पोल की पोजीशन फाइंड आउट कर ली, रियल एक्सिस के ऊपर हमने देख लिया कि आपके पास रूट लोकस कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, n आपके पास क्या है, n इक्वल टू 3 है, क्योंकि आपके पास पोल की वैल्यूज़ के इक्वल होता है। तो आपके पास जो k होगा एसिम्पटोट के फार्मूले के अंदर उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 1 एंड 2।
तो ये आपके पास बेसिकली एसिम्पटोट का रिलेशन है 2k + 1 × 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। ये k की वैल्यू क्या है आपके पास 0, 1 एंड 2। तो जब आपके पास k की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो आपके पास जो एंगल आया वो कितना आया 60 डिग्री आया। फिर जब आपके पास k की वैल्यू 1 हुई तो एंगल आपके पास कितना आया 180 डिग्री आया, ठीक है। फिर जब आपने k की वैल्यू को 2 पुट किया तो आपके पास एंगल कितना आया 300 आया। इट मीन्स कि आपके पास ये वैल्यूज़ इस फार्मूले से आई ना, k की वैल्यू को आप वेरी करते रहे, आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई। क्योंकि हमारे पास k की 3 ही वैल्यू है तो इसका मतलब मेरे पास एसिम्पटोट्स कितने आएंगे 3 ही एसिम्पटोट्स आएंगे। अब आपने क्या करना है, इन एसिम्पटोट्स को ड्रॉ करना है। तो इन एसिम्पटोट्स को आपने कहाँ से ड्रा करना है वो हमें बताएगा सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एसिम्पटोट का रिलेशन क्या है, सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ पोजीशन ऑफ जीरोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ पोजीशन ऑफ पोल्स, हमारे पास पोल्स की पोजीशन तो मौजूद है, जीरो हमारे पास है ही नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं पोल्स की पोजीशन को ऐड करते हैं। एक 0 पे पड़ा हुआ है, एक -4 पे पड़ा हुआ है, एक -5 पे पड़ा हुआ है। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो आपके पास जो पॉइंट आया रियल एक्सिस के ऊपर वो आया -3। तो अब आपने क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर को -3 पे रखना है, ठीक है, जो आपके पास रियल एक्सिस होगा सिग्मा वाली ब्रांच। मीन्स ये आपके पास जो रियल एक्सिस है यहाँ पे अगर ये -3 है तो आपने क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर इस -3 के ऊपर रखना है, यहाँ पे उसका 0 आना चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्टर का। और एक एंगल ड्रा करना है 60 डिग्री का, दूसरा एंगल ड्रा करना है आपने 300 डिग्री का, और तीसरा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है ये कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये सारे के सारे एंगल प्लॉट करने हैं। ये अब आपके पास क्या है, वही एंगल से अब इनको हम प्लॉट करते हैं। ये -3 आपके पास ये पॉइंट जो है ये आपके पास बेसिकली क्या है -3 है, जहाँ से आपके पास एसिम्पटोट ड्रा करने हैं। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिए, इसके एसिम्पटोट्स ड्रा कर दिए। ये आपके पास 60 डिग्री एंगल है, ये आपके पास 180 डिग्री है, और ये आपके पास 300 डिग्री है, ठीक है। तो ये 60, 180, 300 हमने प्लॉट कर दिया। कहाँ से, -3 से। -3 आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ एसिम्पटोट है। तो एसिम्पटोट के ऊपर आपका प्रोटेक्टर का 0 होगा और आप यहाँ से इस तरह एंगल्स ड्रा करेंगे, ठीक हो गया। अब हम करते हैं फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट। क्योंकि ये आपके पास क्लोज लूप सिस्टम था तो क्लोज लूप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है 1 + g(s) × h(s) = 0। तो आपके पास h(s) की वैल्यू 1 थी तो हमने g(s) और h(s) की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने जो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास आता था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो ट्रांसफर फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती थी वो लिखी s³ + 9s² + 20s + k = 0, ठीक है। यहाँ से उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, k को अलग कर लिया, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई -3s², -18s, -20। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वो आई 3s² + 18s + 20 = 0। अब ये आपके पास क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, s1 = -1.5 एंड s2 = -4.5। अब अगर मैं अपने देखूँ एस प्लेन को देखूँ, ठीक है, तो एस प्लेन में आपके पास क्या था, एक पोल आपके पास 0 पे पड़ा हुआ था, ठीक है, दूसरा पोल आपका -4 पे था, और तीसरा पोल आपका -5 के ऊपर था। अब अगर मैं रीजन्स को देखूं तो मेरे पास ये रीजन था जिसके अंदर मेरा पोल मूव कर सकता था, इसके अलावा ये पोल मूव नहीं कर सकता। ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोल मूव कर सकता है, इसके अलावा पोल मूव नहीं कर सकता। तो अब इन दो पॉइंट्स में ये देखना है कि ये ब्रेक अवे पॉइंट है या ये ब्रेक अवे पॉइंट है। तो अगर मैं 1.5 को देखूं तो 1.5 कहीं पे इस पॉइंट पे होगा, ऐसा ही है। और मैं -4.5 को देखूं तो -4.5 यहाँ पे होगा, ऐसा ही है। अब -4.5 तो उस रीजन में नहीं है जो रूट लोकस में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू मेरे पास ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है। ये जो वैल्यू मेरे पास है -1.5 ये यहाँ पे है, तो ये दो पोल्स के दरमियान में भी आ रही है और उस रीजन में भी आ रही है जहाँ रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू जो S1 है बेसिकली ये मेरे पास क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है, ठीक है। सिंस -4 एंड -5 is not in the segment of the root locus, so therefore we consider -1.5 as a breakaway point. अब अगर मैं अपने एक्सिस को देखूं, ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ठीक है, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये तीसरा पोल है। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ब्रेकअवे पॉइंट है। यहाँ से मैंने एसिम्पटोट्स ड्रा किए हुए हैं, ये मेरे पास एसिम्पटोट्स हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ तो यहाँ पे ये जब पोल दो कोलाइड करेंगे ये रियल एक्सिस को छोड़ के जाएंगे, आगे से इनको ये
एसिम्पटोट्स बताएंगे कि आपने इस तरफ जाना है, इस पोल को ये एसिम्पटोट बताएगा कि आपने इस तरफ जाना है। तो इसका मतलब है कि ये किसी एक पॉइंट पे जे ओमेगा को क्रॉस करेंगे। जब ये जे ओमेगा को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जे ओमेगा क्रॉसिंग भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये एसिम्पटोट्स मेरे पास जो थे, फॉर एग्जांपल अगर ये एसिम्पटोट इस तरह से बनते, ठीक है, इनके एंगल इस तरह से आते कि ये एसिम्पटोट मेरे पास यू बनता, ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आता। ठीक है, सॉरी मैंने पोल बना दिया, ब्रेक अवे पॉइंट मेरा इस पॉइंट पे कहीं पे आता। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट मेरा अगर इस पॉइंट पे कहीं पे आता तो फिर क्या होता, ये पोल यहाँ पे कोलाइड करते, एक पोल इस तरफ चला जाता और एक पोल इस तरफ चला जाता। अब जे ओमेगा को कोई ये क्रॉस कर सकते हैं, ये किसी भी सूरत में जे ओमेगा को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस सूरत में मुझे इस क्वेश्चन के अंदर जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट ना करनी पड़ती, लेकिन मेरे पोल्स जो हैं वो जे ओमेगा को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जे ओमेगा क्रॉसिंग भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जे ओमेगा क्रॉसिंग के लिए हमें वही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने ब्रेक इन और ब्रेक अवे को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो ये आपके पास वो वैल्यू आ गई s³ + 9 s² + 20s + k = 0। अब जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें राउट टेबल की मदद की ज़रूरत होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राउट टेबल जनरेट कर लेंगे। जब आपके पास राउट टेबल आ गया तो यहाँ से हम अगर के की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो रेंज ऑफ के क्या आती है, 0 और 180 के दरमियान। अब क्योंकि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें के की वैल्यू को 180 पुट करना होगा इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस टेबल में इस पॉइंट पे। तो आप जब इसको 180 पुट करोगे तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी 9s² + k = 0। अब के की वैल्यू क्या है, 180 है, तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू को 180 पुट कर दूंगा। तो ये आपके पास स्क्वायर टर्म है, इसका मतलब है एस की आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। जब आपके पास एस की 2 वैल्यूज़ आई तो आपके पास क्या आ गया, एस = ±j4.5। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ना करें कि ये मेरे ख्याल में गलत हो गया, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, जब आप इसके लिए एस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास एस = ±j4.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो पोल है वो +j4.5 और -j4.5 से गुजर के जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास j4.5 है और ये मेरे पास -j4.5 है, ये रियल एक्सिस है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये पोल आएंगे, एक पोल यहाँ से जाएगा, दूसरा पोल यहाँ से गुजर के जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गई, जे ओमेगा क्रॉसिंग आ गई। अब अगर आपने देखें तो जब आपके पास के की वैल्यू 180 होगी तो आपका जो पोल होगा वो रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। उस टाइम पे आपका सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा और सिस्टम आपका ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, ऑसिलेट करेगा तो किसी एक फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा वैन देखें, when k is equal to 180 degree, ठीक है, when k is equal to 180, system pole is on imaginary axis and system will oscillate with its natural frequency। अब हमें पता है कि आपके पास s जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा + j ओमेगा। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ, ठीक है, तो इसमें इस तरह लिख सकता हूं ना कि सिग्मा + j ओमेगा = 0 ±j4.5। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम लोग माइनस साइन को रिमूव कर देते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू 0 है, ये तो गया, काम खत्म हो गया, ये जे इस जे से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 4.5 हर्ट्ज रेडियन पर सेकंड, जो भी यूनिट है आपके पास। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया। अब हम अगर मज़ीद देखें तो हमने मज़ीद और कोई चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी, तो इन सारी चीज़ों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने रूट लोकस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास एक पोल यहाँ से आया, ठीक है, ये 0 वाला पोल यहाँ से आया, इस पॉइंट से होता हुआ ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, क्योंकि आपके पास 3 फाइनाइट पोल्स हैं, इनके 3 इनफाइनाइट जीरोस इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं। ये पोल यहाँ से आया और यहाँ से होके कोलाइड करके यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये जो आपके पास पोल है ये आपके पास रियल एक्सिस को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अब जब k की वैल्यू 0 थी तो ये आपके पास अपनी पोजीशन पे बैठे हुए थे। जब आपके पास k की वैल्यू 0 और 180 के दरमियान थी तो ये यहाँ पे इन एक्सिस पे मूव कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही आपके पास k की वैल्यू 180 हुई तो सिस्टम आपको मार्जिनली स्टेबल होकर इस पॉइंट पे आ गया, और जैसे ही आप k की वैल्यू को 180 से ग्रेटर करेंगे तो ये क्या होगा, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास ओवरऑल टोटल जो आपके पास रूट लोकस बना वो ये बन गया। ठीक है, अब आपने
ये जो रूट लोकस है ये बेसिकली ड्रा करना होता है ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो आपके पास एंगल्स भी एक्यूरेट कैलकुलेट होंगे, आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी एक्यूरेट होंगी। इसको रूट लोकस को आपने फ्री हैंड से बनाना है, ठीक है, फ्री हैंड से, क्योंकि ये आपके पास क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये ना हो कि आप लोग कहें जी यहाँ पे ये दो पोज है, ब्रेक किया, यूं गए और यूं जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं बनाना, फ्री हैंड में आप लोगों ने इसको ड्रा करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, सिस्टम के पोल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जब आप सिस्टम के गेन को वेरी करते हैं। ये -3 आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ एसिम्पटोट है। ये -1.5 आपके पास क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है। दोनों पोल्स यहाँ पे कंबाइन हुए, यहाँ पे कोलाइड हुए और यहाँ से इन्होंने रियल एक्सिस को छोड़ के दिया। ये आपके पास पॉइंट जो है ये आपके पास क्या है, J4.5 है, यानी जे ओमेगा क्रॉसिंग आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप लोगों ने शो करना है किसके अंदर, रूट लोकस के अंदर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ओवरऑल सिस्टम का रूट लोकस है, सिंपलेस्ट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ कम्प्लेक्स एग्जांपल्स जिनमें आपके पास कम्प्लेक्स जीरोज और कम्प्लेक्स पोल भी होंगे, उनमें हम एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकालेंगे। अब इस एग्जांपल में आपने देखा ना कि आपके पास कोई कम्प्लेक्स पोल या कम्प्लेक्स जीरो मौजूद नहीं था, तो इसमें हम लोगों ने एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा गौर करना है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना, वो आपने जस्ट अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे आप उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये था जी आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हुआ तो वो हम लोग ऑनलाइन सेशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।